घर की लाडली बेटी है नीतू, अपने भाई की बड़ी बहन है नीतू। नीतू ने इसी साल अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी और अच्छी नामी कंपनी ज्वाइन की थी। छोटा भाई गोपाल अभी पढ़ाई कर रहा था। नीतू के पिता रमाकांत कॉलेज प्रोफेसर थे और माता कमला घरेलू महिला थी। रमाकांत जी ने मुंबई शहर में जैसे तैसे अपना खुद का आशियाना खरीद लिया था और दोनों बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाई थी। नीतू को घर सजाने का बहुत शौक था। आखिर गोपाल से लड़ झगड़ कर उसने 2 बेडरूम में से एक बेडरूम अपने नाम कर लिया था। अपने बेडरूम में नीतू किसी को घुसने नहीं देती। पहला बेडरूम तो माता पिताजी का था। माँ देखो ना, गोपाल ने फिर से मेरे बेडरूम में घुसकर सब कुछ बिगाड़ दिया, आप उसे मना क्यों नहीं करती? अरे बेटी, आखिर वो बेडरूम तो तुम दोनों का ही है, फिर भी उसने तुमको पूरा अकेले दे दिया। अब कुछ सामान लेने आता होगा तो लेने दो ना, आखिर बेचारा हॉल में ही रहता है। माँ पता है कितना गंदगी करता है तुम्हारा बेटा, अच्छा है हॉल में ही रहता है। नीतू ने अपना सुंदर सा बेडरूम बड़े ही ढंग से सजाया था। तरह तरह के गुलाब, वॉलपेपर, डेकोरेशन की ऐसी ऐसी चीज़ें जो इंसान देखता ही रह जाए। इतना मोह मत रखो बेटी, अब तुम कुछ ही दिनों में ससुराल चली जाओगी तो इनकी देखरेख कौन करेगा? आखिर गोपाल को ही रहना है उसमें। अच्छा, तो यह घर भी अभी से मेरे लिए पराया हो गया? नहीं बेटी, मगर तुम इतनी मेहनत करती हो तो सोचती हूँ तुम्हारे जाने के बाद यह सब कौन करेगा? ना जाने कैसी लड़की इस घर में बहू बनकर आए। ससुराल सुनकर ही नीतू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रमाकांत जी कई रिश्ते देखे थे नीतू के लिए, आखिर उन्हें यह लड़का निखिल पसंद आया। निखिल देखने में हैंडसम था, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, छोटा परिवार था। अच्छा रिश्ता मिलते ही रमाकांत जी ने नीतू की सगाई निखिल से कर दी थी और अभी 6 महीने बाद नीतू की शादी थी। माँ सच ही तो कहती है, विवाह में अब दिन ही कितने रह गए हैं। और वो भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई। उस दिन के बाद उसने भाई को टोकना छोड़ दिया। अब वह विवाह के बाद ही अपने घर को खुशबू और प्यार से सजाएगी। सोचते सोचते उसके होठों पर स्वतः सहज मुस्कुराहट उभर आई। 6 महीने कैसे बीत गए पता ही न चला। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दिल पर पत्थर रखकर रमाकांत जी और कमला जी ने बेटी की विदाई की। विदाई के समय गोपाल भी बहुत रोया था। 5 लाख दहेज के साथ नीतू अपने ससुराल में आ गई, यानी अपने पति के घर आ गई। पति का घर उसका ही तो हुआ ना। 2 बेडरूम, हॉल, किचन वाला रो हाउस। छोटी ननद अभी पढ़ रही थी। कमाने वाले घर में अब 2 हो गए थे। आखिर निखिल को कमाने वाली पत्नी चाहिए ही थी और घर वालों को भी। नीतू के ससुर जी रिटायर्ड हो चुके थे। क्योंकि प्राइवेट नौकरी में थे इसलिए सिर्फ रिटायरमेंट ही मिला था, जो कि उन्होंने बेटी की शादी के लिए रख दिया था। नीतू को ससुराल में सब बहुत प्यार और सम्मान के साथ रखते थे, क्योंकि नीतू सुंदर, शिक्षित और कमाऊ जो है और बेटे को पसंद भी है। सास लगभग 58 वर्ष की थी, मगर स्वस्थ और चुस्त थी। नीतू वो बेटी बेटी कहते ना थकती और घर के सारे काम वे खुद ही करती और थोड़ा मोड़ा काम वो नीतू से करवाती। वैसे घर में बर्तन और झाड़ू पोछा के लिए काम वाली लगवाई गई थी जब से बेटे की शादी की थी। सास यहाँ तक कि बेटे के साथ साथ नीतू का भी लंच पैक कर देती। नीतू तो फूले ना समाती इतना अच्छा परिवार के रूप में सास, ससुर और ननंद पाकर। मगर नीतू ने धीरे धीरे यह गौर किया कि परिवार में सभी की नज़र उसकी सैलरी पर थी। सास इतना सारा जो प्यार लुटा रही है, उसके बदले वो बहू की सैलरी की अपेक्षा कर रही हैं। निखिल उसकी सैलरी का पाई पाई हिसाब रखता। इस बात से नीतू थोड़ी परेशान हुई। नीतू को घर सजाने का शौक बचपन से ही था। यहाँ ससुराल में आते ही उसने पाया कि यहाँ सब कुछ उसके मन मुताबिक नहीं था। नीतू ने ससुराल को अपने ढंग से ढालना चाहा। उसने इसकी शुरुआत भी कर दी। हर इतवार को वो बाजार निकल जाती और अपने शौक को पूरा करने धीरे धीरे उसने छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर घर की काया पलट कर दी।
आखिर उसने बचपन से ही माँ से सुना था कि अपने खुद के घर को सजाना, ससुराल जाकर अपने पति के घर को अपने तरीके से ढालना। नीतू ने अपने बेडरूम में इंटीरियर करवाने और अपने बालकनी को सजाने की सोची, वो भी अपने ही सैलरी से। नीतू जानती थी कि निखिल उसके इस बात को कभी मानेंगे नहीं, फिर भी नीतू ने इसकी चर्चा निखिल से की और सजाने की अनुमति मांगी। लेकिन उन्होंने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, देखो नीतू, इस काम में फालतू ही काफ़ी खर्च हो जाएगा। यह छोटी छोटी सजावट तो ठीक है, पर इंटीरियर करने की अनुमति मैं नहीं देता। पर क्यों? इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना है, सारा खर्चा मैं खुद ही उठा लूँगी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? वैसे भी घर खर्च ही खींच तान कर चल रहा है और अभी तो छोटी बहन का शादी भी करना है, तो यह फिजूल खर्च अब मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। अभी कुछ समय के लिए यह विचार छोड़ दो। लेकिन सारी जवाबदारी मेरी होगी, नीतू ने आशा भरी निगाहों से निखिल को निहारते हुए कहा। तुम अब पराई तो नहीं हो नीतू, अपना पैसा अभी तुम बैंक में ही रखो, समय पर काम आएगा। पति की तंग दिली पर नीतू सोच में पड़ गई। इस काम के लिए इतना भारी खर्च नहीं कर सकती। उसका मन एक बारगी बुझ सा गया, मगर अभी वो नई नई थी, अतः अपनी इच्छा को फिलहाल मन में ही दफन कर दिया। खुशी खुशी 1 साल बीत गए। नीतू अब माँ बनने वाली थी। जैसे ही नीतू को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो नीतू फूले ना समाई। जैसे नीतू को बेसब्री से इसी का ही इंतज़ार था। होता भी क्यों नहीं, आखिर हर औरत का यह खुशनुमा पल होता है। नीतू ने इसकी चर्चा अभी तक अपने मायके में नहीं की थी, क्योंकि नीतू सबको सरप्राइज करने वाली थी। आखिर घर में दोगुनी खुशियाँ जो आने वाली थी। 10 दिन बाद ही गोपाल की भी शादी थी। नीतू 2 दिन बाद मायके जाने वाली थी और निखिल शादी के 1 दिन पहले आने वाला था। नीतू ने जब यह खबर मायके पहुंचते ही सुनाई तो जल्द ही बनने वाले नाना नानी मामा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सारे रीति रिवाज के साथ घर में नई बहू का आगमन हुआ। सारे रीति रिवाज पूरे हो जाने के बाद नीतू पति के साथ ससुराल वापस आ गई। यहाँ सास ससुर ने भी कई जगहों पर ननद की शादी की बात चलाई थी। ननद की अब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो आगे की परीक्षा की तैयारियों में लगी थी। तभी उसके लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया। पहले तो ननद ने अपना करियर बनाने से पहले विवाह से इनकार कर दिया, मगर फिर माता पिता और भाई के दबाव पर अपनी स्वीकृति दे दी। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा खानदान, पैसे भी खूब खर्च होंगे। जो पैसा नीतू ने दहेज में लाया था वो सब मिलाकर बड़ी धूमधाम से ननद की सगाई की रस्म पूरी हुई और शीघ्र ही वर पक्ष की मांग के कारण विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई। धीरे धीरे नीतू का 3रा महीना शुरू हो गया। अब नीतू थकी थकी से रहने लगी। अपने गर्भावस्था में सुकून से जीना चाहती थी वो, क्योंकि ऑफिस के कामों का बहुत भार रहता है। इसलिए नीतू ने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। शाम को जब नीतू ऑफिस से आई तो उसने अपना फैसला पति को सुनाया। अरे इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी? क्या मम्मी तुमसे घर का काम करवा रही है तो कहो, मैं मना करवा देता हूँ। निखिल ने एक टक कहा। नहीं नहीं, बात वो नहीं है। मैं इन लम्हों में स्ट्रेस नहीं लेना चाहती और तुम तो जानते ही हो कि काम का कितना स्ट्रेस होता है। हाँ वो तो है, मैं जानता हूँ, मगर आखिर में तुम्हें मातृत्व अवकाश तो मिलेगा ही और मैं भी पेरेंटल लीव लूँगा ही, तो क्या ज़रूरत है इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ने की। और मैं मम्मी से कह दूँगा कि तुमसे कोई काम ना करवाएं। जैसे तैसे निखिल ने नीतू को मना लिया अपनी जॉब ना छोड़ने के लिए। आज छुट्टी का दिन था। सबकी दिनचर्या भी छुट्टी के दिन शुरू देर से होती है, मगर प्रकृति प्रेमी नीतू इस दिन जल्दी उठकर पास वाले गार्डन में सैर के लिए निकल जाती है। सुनहरी सुबह, खिली धूप, सुगंधित शीतल हवा, इटलाते लहराते पेड़ पौधे, घूम फिर कर जैसे ही वो घर आई, उसे सास ससुर और पति को बैठक में देखकर आश्चर्य हुआ। कुछ शब्द कानों में पड़े,
तो लगा ननंद की शादी की ही चर्चा चल रही है। सास ने उसे प्यार से चाय नाश्ता करवाया और दोपहर को नीतू को खाना तैयार करने के लिए कहा तो वो किचन में चली गई। छुट्टी के दिन वैसे तो शाम को अक्सर वो पति के साथ कभी कभी फिल्म देखने तो कभी लंबी सैर पर बाहर चली जाती, तो रात्रि भोजन भी बाहर ही हो जाता है और उसे थकान उतारने का समय मिल जाता है। आज भी वे बाहर तो गए, मगर पति की गंभीर मुद्रा देखकर नीतू परेशान सी हो रही थी। घर आते ही नीतू ने कारण पूछा, क्या बात है निखिल, आज इतने गंभीर क्यों हो? कोई समस्या हो तो मुझे भी बताओ, शायद कुछ मदद कर सकूं। नीतू, तुम तो जानती ही हो कि बहन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। आज सुबह उसी सिलसिले में माता पिता से चर्चा हुई। बड़े घर से रिश्ता जोड़ा है तो विवाह के लिए भी खासी रकम जुटानी होगी। पिताजी ने अपना सारा पैसा बैंक में जमा करा दिया, जो कि पूरी नहीं पड़ रही है। अब गृहस्थी मेरी कमाई से किसी तरह चल रही है और घर का लोन भी मुझे ही भरना है। इस समय हमें तुमसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा है, मगर मैं क्या सहायता कर सकती हूँ? भला तुम तो जानते ही हो कि जो कुछ मेरे पास था मैं तुम्हें सौंप चुकी हूँ। नीतू, तुम अपनी नौकरी के आधार पर बैंक से लोन ले सकती हो। मेरे ऊपर ऑलरेडी होम लोन है। अगर मैं लोन ले लूँगा तो किस्तें चुकाने के लिए घर के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। यह तुम क्या कह रहे हो निखिल? मैं नौकरी आत्मनिर्भरता के लिए कर रही हूँ। लोन लेने के बाद तो लंबे समय तक किस्तें चुकानी पड़ेंगी। फिर जब हमारा परिवार बढ़ेगा तो मैं नौकरी छोड़ भी सकती हूँ। अतः मैं यह रिस्क नहीं ले सकती। बहन का विवाह उनकी नौकरी लगने के बाद भी किया जा सकता है और मेरे दहेज के दिए पैसे भी तो शादी में ही लग रहे हैं। मगर तुम्हारा भविष्य मुझसे जुड़ा हुआ है ना नीतू, और मैं जब अपनी पारिवारिक जवाबदारी से मुक्त नहीं होता तब तक मैं परिवार नहीं बढ़ाता। मगर तुम्हें ही इस बच्चे की बड़ी जल्दी थी। मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। नीतू अब समझ गई कि सुबह की बैठक में उससे रकम हथियाने के लिए भावनात्मक जाल बुना गया है, मगर उसने निखिल से इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। जो उसने अभी कहा, नीतू ने दो टूक उत्तर दिया। यह क्या कह रहे हो तुम? होश में भी हो? तुम अपनी बहन का घर बसाने में हमें तो भूल ही गए। मैंने अब तक तुम्हारी हर बात मानी, मगर तुमने तो आज मेरे बच्चे को ही दांव पर लगा दिया। मुझे अपनी कमाई अपनी इच्छा से खर्च करने का पूरा अधिकार है और मैं इस अधिकार में किसी को सेंध नहीं लगाने दूंगी। विवाह से पहले तुमने ऐसी कोई शर्त भी नहीं रखी थी कि मेरी कमाई पर मेरा हक नहीं रहेगा। अगर मैं समझ सकती कि मुझसे दहेज इस रूप में हर बारी वसूला जाएगा तो मैं हरगिज तुमसे विवाह नहीं करती। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी नीतू। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो इस घर में तुम्हारे और उस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। कहते हुए निखिल कमरे से बाहर निकल गया। निखिल का जवाब सुनकर नीतू जड़वत रह गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। दिल जोरों का धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। अपने बच्चे का सोचकर नीतू ने हिम्मत से काम लेते हुए तुरंत टैक्सी के लिए फ़ोन करके अपने गहने कपड़े पैक किए और घर छोड़कर निकल गई। सास ससुर उसे जाते हुए देखते रहे, मगर उसे रोकने का प्रयास किसी ने नहीं किया। शायद वे सारा मामला भाप गए थे। आखिर यह सब उनकी मिली भगत का ही तो परिणाम था। बेटी को सम्मान के साथ टैक्सी से अकेले उतरते देख माता पिता एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। नीतू ने अंदर आकर उनको प्रणाम किया और सब एक साथ बैठक में आ गए। माता पिता के कुछ पूछने पर उसने भरे गले से सारी दास्तान कहकर सुनाई। उन्होंने उसे तुरंत सांत्वना देते हुए कहा, बेटी दुख न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यह घर तुम्हारा भी है। मगर नीतू समझ गई थी कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, चाहे इस बात को माँ पिता को मजबूरी में ही कहना पड़ता होगा कि यह घर उनके लिए पराया है, क्योंकि उन्हें पति के घर जाना होता है और पति का घर, वो भी सारे त्याग तपस्या के बावजूद उनका नहीं हो सकता। जब चाहे उन्हें प्रताड़ित और अपमानित करके बाहर कर दिया जाता है। नीतू की भाभी सुंदर और नम्र व्यवहार वाली थी। 1 महीने बाद वहाँ से निखिल ने तलाक के कागजात भिजवा दिए।
नीतू ने उसी दिन ठान लिया कि वो इस बच्चे का खुद ही पालन पोषण करेगी। जैसे तैसे महीने गुजर गए। नीतू ने अपनी नौकरी जारी रखी थी क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। आज नीतू ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका उसने नाम रखा आशा। नीतू की भाभी और माँ नीतू और आशा का खूब ख्याल रखती थी। इन्हीं की प्यार की वजह से नीतू ने डिलीवरी के बाद फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। नीतू नियति को स्वीकार करते हुए मन ही मन सबसे पहले किसी सोसाइटी में अपना घर खरीदने का संकल्प किया। अपना घर जहां सुनहरी सुबह और सुरमई शाम का एक टुकड़ा सिर्फ उसका होगा। ऑफिस जाना शुरू करते ही वह अपने घर के आसपास एक सोसाइटी में अपना घर बुक करने के लिए बैंक से लोन लेने की कवायद में जुट गई और अच्छी नौकरी के आधार पर उसका लोन शीघ्र ही स्वीकृत भी हो गया और उसने एक बेडरूम हॉल किचन वाला रो हाउस खरीदने के बाद ही चैन की सांस ली। आज नीतू अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गई। बेटी आशा भी धीरे धीरे 6 महीने की हो गई। नीतू के ऑफिस जाने के बाद आशा किसी पर बोझ ना बन सके इसका भी इंतज़ाम नीतू ने कर रखा था। उसने फुल टाइम मेड रख ली थी जो घर का पूरा देखभाल करती। चूँकि नीतू का परिवार भी बगल की सोसाइटी में था तो रोज कमला जी रमाकांत जी आ जाते आशा को संभालने। दिन रात दोनों को एक ही बात की चिंता सताती कि कैसे भी बेटी का घर फिर से बस जाए। आज नीतू की कंपनी का किसी बड़ी कंपनी के सीनियर के साथ मीटिंग था। जैसे ही नीतू ने संजय को उस मीटिंग में देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। यह तो वही संजय है जो नीतू के साथ कॉलेज में पढ़ता था और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बाहर चला गया था। संजय तुम? हाँ। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों पास के ही एक कैफ़े में गए बात करने। तुम यहाँ कैसे? इस कंपनी में एम्प्लॉई हो? हाँ संजय। तुम कैसे और कब आए और कभी संपर्क क्यों नहीं किया? हाँ, काफ़ी लंबे अरसे से हमारी बातचीत नहीं हुई। बताओ कैसी गुजर रही है तुम्हारी ज़िंदगी? निखिल कैसा है? तुम्हें कैसे पता नाम? मैडम भूल गई राशि को। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी हो गई है। कब मिलवा रही हो निखिल से? कुछ देर शांत रहने के बाद नीतू ने कहा, संजय मेरा निखिल से तलाक हो चुका है। और उसने सारी बात बता दी। सुनकर बहुत दुख हुआ नीतू। अब क्या करने का इरादा है? नीतू ने बात काटते हुए कहा, मेरी छोड़ो अपनी बताओ। तुम्हारी शादी हुई? कितने बच्चे हैं? मैंने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि जिसको मैं चाहता था उसकी तो शादी हो गई थी और ऊपर वाले का करम देखो आज वो मेरे सामने बैठी है। क्या? यह क्या कह रहे हो? हाँ नीतू तुमने सही सुना। मैं सही कह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं आशा को एक पिता का सहारा देना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों तक सोचने के बाद और सबकी राय लेने के बाद आज नीतू ने संजय को हाँ कह दिया। इस बात से संजय के माता पिताजी और बड़ी बहन बहुत खुश थी कि आखिर उनका बेटा शादी के लिए राजी तो हुआ। संजय और नीतू की शादी हो गई। संजय ने अपनी दीदी के बारे में नीतू से बताया कि जीजाजी सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। उनकी दीदी सिर्फ 32 साल की ही थी। घर वालों के कहने पर उन्होंने इस शादी के लिए हामी भरी थी। मामा ने यह रिश्ता बताया है। लड़का इंजीनियर है, खाते पीते घर का है और तलाकशुदा है और बच्चे नहीं हैं। उसकी पहली पत्नी किसी पैसे वाले के चक्कर में थी और उसी के साथ चली गई। सबको यह रिश्ता पसंद आया तो अगले हफ्ते ही दीदी की सगाई है। और हाँ देखो, सारी तैयारियां तुम्ही को देखना है। आखिर इस घर की नई नवेली बहू जो हो। आज दीदी की सगाई थी तो सिर्फ घर के लोग ही थे। तभी लड़के वालों ने घंटी का बटन दबा दिया। तुरंत द्वार खोलकर सबको अंदर आमंत्रित किया गया और सबको जलपान करवाया गया। तभी संजय के माताजी ने बेटे और बहू को साथ में बुलवाया। संजय का हाथ थामे हुए नीतू ने मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किया, मगर नीतू पर नजर पड़ते ही निखिल की दशा
ऐसी हो गई जैसे सैकड़ों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डस लिया हो। उसके पसीने छूटने लगे। संजय की माता ने बहू का परिचय करवाते हुए कहा, निखिल बेटा, यह है मेरी प्यारी बहू नीतू। तभी नीतू ने कहा, रुको मम्मी जी, मैं इनका परिचय करवाती हूँ। यह है मिस्टर निखिल, मेरे पूर्व पति, और मैं इनकी वही पत्नी हूँ जिन्हें छोड़कर मैं किसी पैसे वाले के साथ भाग गई थी। नीतू की बातें सुनकर सबको सारा ब्रह्मांड घूमता नजर आने लगा। इसी बीच संजय की बहन ने कहा, हारे लोभी पुरुष, तुम्हारी स्वार्थी सोच के आगे सारे महिला विमर्श। फिर सहसा चीख पड़ी, मैं तुम्हारे साथ हूँ भाभी, कहकर उसने बहते हुए आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हुए कहा, धोखेबाज कहीं का, निकल मेरे घर से। और बारी बारी से जब सब निकल गए तब उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया और कस के नीतू के गले लग गई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।